दोस्तों चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज क्लाइमेटोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। अर्बन हीट आइलैंड, पॉल्यूशन डोम और अर्बन विंड सेल। साथ ही हम लोग जो गांव से नगर की ओर पवन का संचार होता है, जैसे ग्राम में नगर पवन कहते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसके साथ ही ये एक प्रकार की रिवीजन क्लास भी होगी, जिसमें हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को तो समझेंगे ही, साथ ही इसी से मिलते जुलते कुछ और भी क्लाइमेटोलॉजी के सेल के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे उसका भी रिवीजन करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लाइमेटोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग को एटमॉस्फेयर में सेल्स मिलती हैं, ट्रॉपिकल सेल, टेम्परेट सेल, पोलर सेल, ये सब सेल्स होती हैं। साथ ही हम लोग लोकल लेवल पे इन सेल्स को पढ़ते हैं, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अर्बन विंड सेल जिसको कहते हैं। साथ ही हम लोग मॉनसून में भी सेल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, और वॉकर सर्कुलेशन में भी हम लोग एक सेल पढ़ते हैं। तो सेल का कॉन्सेप्ट क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत जगह पर इसका यूज होता है, इसलिए इसको समझना काफी जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके सभी चीजों को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं पॉल्यूशन डोम को। पॉल्यूशन डोम क्या होता है? पॉल्यूशन डोम बेसिकली अगर आप इसकी डिफिनेशन देखें तो बहुत ही इजी डिफिनेशन है कि पर्यावरण के जो हमारे प्रदूषक तत्व हैं उनके द्वारा नगर के ऊपर सामान्यतया 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक मोटी परत बन जाती है प्रदूषण की, इसे ही हम कहते हैं पॉल्यूशन डोम। ठीक है। और वर्तमान समय में तो ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी तुरंत इस समय की जो न्यूज आप अगर फॉलो कर रहे होंगे लगभग 10-15 दिन से, स्पेशली दिवाली के बाद से, तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अभी कोविड की वजह से स्कूल्स बंद थे काफी समय से, अभी स्कूल्स फिर से रीओपन हुए थे, लेकिन फिर से हफ्ते 10 दिन के लिए स्कूल्स को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ वहां पे क्या है, वहां पर जो ऑफिस का वर्क है वो पूरा वर्क फ्रॉम होम वाला काम कर दिया गया है, मतलब घर से बैठ के आपको पूरा काम करना है। इतनी ज्यादा खराब स्थिति हमारे कैपिटल वाले एरिया की है। तो ये क्यों है? ये पॉल्यूशन के कारण है। और दिवाली के बाद का हर साल का ये वहां पे एक सिस्टम सा बन गया है। एक बार तो आपको याद होगा, ये मतलब जब से क्रिकेट शुरू हुई है उसके बाद पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब स्मॉग की वजह से, जो पॉल्यूशन वाला एक प्रकार का फॉग होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्मोक प्लस फॉग, स्मॉग, उसके कारण जो इंडिया श्रीलंका का एक टेस्ट मैच था उसको रोका गया, क्योंकि खिलाड़ियों की आंख में काफी जलन हो रही थी उससे। तो ये पॉल्यूशन डोम बेसिकली यही होता है कि हमारा जो शहर है उसके ऊपर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर के एरिया में ही वो पॉल्यूशन रहेगा, अगर ऊपर के एरिया में पॉल्यूशन है तो अपने नीचे के पूरे उस सराउंडेड एरिया को भी प्रभावित करेगा। तो डिफिनेशन बहुत ही इसकी इजी है। और 1000 मीटर की इसमें जो बात की गई है, आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग का ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर की हाइट हम लोग एवरेज मानते हैं 12 किलोमीटर तक, और ये कहा जा रहा है 1 किलोमीटर तक। तो ट्रोपोस्फियर के दो डिवीजन होते हैं, एक फ्रिक्शन लेयर होती है, एक अपर लेयर होती है। तो ये बेसिकली बात फ्रिक्शन लेयर की ही कर रहे हैं। फ्रिक्शन लेयर 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। तो निचले वायुमंडल की ये बात हो रही है यहाँ पे कि निचले वायुमंडल में पूरा जो वातावरण है वो पॉल्यूशन से भर जाता है और एक उभार सा हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डोम। और ये पोल्यूशन हो क्यों रहा है? ये पोल्यूशन हो रहा है गाड़ियों से, ये पोल्यूशन हो रहा है जैसे दिवाली के बाद पटाखों से, पराली से काफी होता है काफी हद तक। अभी खैर और इसमें रिसर्चेज आएंगी तो ये क्लियर होगा कि किसका कितना यहाँ पे योगदान है, क्योंकि काफी ज्यादा हमको ये दिवाली के बाद तो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। और व्हीकल वाला आप लोग जान ही रहे हैं, प्लस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो ये कुछ मेन मेन चीजें हैं जो इस प्रकार की पॉल्यूशन डोम को क्रिएट करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर अर्बन एरिया में पॉल्यूशन डोम होगा। अगर आपका एरिया, जैसे अगर हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में किसी शहर में जाएं तो वहां पे हमें हो सकता है ऐसा पॉल्यूशन डोम ना मिले। लेकिन अगर हम किसी ऐसे शहर में जाएंगे जहाँ पे इंडस्ट्री काफी है, जैसे मान लीजिए कानपुर एग्जाम्पल के लिए हो गया, यूपी का कानपुर हो गया, या गुजरात के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज हो गए, महाराष्ट्र के, तो इंडस्ट्रियल सिटीज के ऊपर हमें पॉल्यूशन डोम ज्यादा मिलेगा।
नॉर्मल सिटीज के ऊपर भी मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल सिटीज में भी तो गाड़ियां ये सब तो होती ही हैं, छोटे एरियाज या गांव से ज्यादा तो होती हैं। तो पॉल्यूशन डोम मेनली हमको ज्यादातर इंडस्ट्रियल शहरों पे मिलेगा, बाकी जो नॉर्मल शहर है वहां पे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि आज के समय में पॉल्यूशन तो हर जगह है। तो ये तो हो गया आपका पॉल्यूशन डोम का कॉन्सेप्ट। और पॉल्यूशन डोम में वही सारी हमारी हानिकारक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जितनी भी हमारी प्रदूषक गैसें हैं वो सारी इसमें इम्पोर्टेंट हैं। और जो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है ये भी इसी से रिलेटेड है। अर्बन हीट आइलैंड किस तरीके से इससे संबंधित है उसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए, अर्बन हीट आइलैंड में क्या होता है कि जैसे जो हमारा ये अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया, ये जैसे अर्बन एरिया है और आसपास के ये क्षेत्र जो हैं ये आपके विलेज एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं। अब अर्बन एरिया में क्या होगा कि यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग और चीजें भी यहाँ पे समझेंगे जो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, और जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पक्का पूरा सतह है, पक्की सड़कें हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, ईंट है, सीमेंटेड चीजें हैं, और जो हरा या ग्रीन जो लैंड है, जो घास युक्त मैदान है, उसकी संख्या अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक, नगरीय क्षेत्रों में। तो इस वजह से क्या होगा, ये एरियाज जो हैं इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि इनको जो इंसोलेशन मिलता है सन से उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि अर्बन एरिया ये कंक्रीट का है, ईंट है, यहाँ पे सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रीन एरिया यहाँ पे कम हो गया है, बहुत कम है, और यहाँ पे एक चीज और, वाटर बॉडीज की बहुत कमी है। इन वजहों से क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ये जो भी इसको इंसुलेशन मिलेगा उसको ये अवशोषित कर लेगा, लेकिन इसका अल्बिडो कम रहेगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अल्बिडो और एब्जॉर्प्शन में विपरीत संबंध होता है। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो का मतलब है कि किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाला जो विकिरण है उसका जितने भाग का हम वापस परावर्तन कर दें वही है एल्बिडो। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट या रिफ्लेक्टिविटी। मतलब कि ये मान लीजिए एक कोई प्लेस है और इस पे जो इंसुलेशन आया ये जितने भाग को वापस रिफ्लेक्ट कर दे वही है अल्बिडो। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका अल्बिडो कम है। अल्बिडो कम होने का मतलब कि ये कम परावर्तन कर रहा है। कम परावर्तन करने का मतलब, अगर ये कम परावर्तन कर रहा है इसका मतलब कि ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा को भेज नहीं रहा है बल्कि अवशोषित कर ले रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि अल्बिडो कम अगर है इसका तो एब्जॉर्ब ये ज्यादा कर रहा है। तो यहाँ से आपको इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है कि अल्बिडो में या प्रत्यावर्तन में या प्रत्यावर्तिता में और अवशोषण में विपरीत संबंध होता है। अगर कोई सतह कम अल्बिडो की है तो मतलब कि वो अवशोषण ज्यादा करेगी। अगर कोई सतह ज्यादा अल्बिडो की है तो मतलब कि वो अवशोषण कम करेगी। जैसे कि जो हम लोग का हिम वाले एरियाज होते हैं, बर्फीले क्षेत्र, वहां पे क्या होता है, उसका एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, रेज आती हैं तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उससे, उसका अवशोषण कम होता है अपेक्षाकृत। तो ये जो अल्बिडो का और एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है ये आपको यहाँ पे क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अर्बन विंड सेल, अर्बन हीट आइलैंड का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये इसी छोटे से कॉन्सेप्ट से संबंधित है। अब ये सिटी एरिया है, अर्बन एरिया है, ये पूरा बिल्कुल गर्म हो गया, और इसके आसपास के जो एरियाज हैं गांव वाले ये भी गर्म होंगे लेकिन ये उतने गर्म नहीं होंगे। रीजन क्या है? गांव एरिया में अगर हम देखें, हालांकि अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो गांव एरिया में भी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, यहाँ भी पक्की सड़कें हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो अभी भी नगर और गांव में डिफरेंस तो है। गांव में अभी भी आपको अपेक्षाकृत जो ग्रीन एरियाज हैं वो ज्यादा मिलेंगे कंपेरेटिवली अर्बन एरियाज से। तो यहाँ पे उसी वजह से यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, यहाँ पे ग्रीन एरिया है, यहाँ पर पक्की सतह कम है, और ये टोटल एक नेचुरल लैंडस्केप है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा,
इसका तापमान अपेक्षाकृत नगरीय क्षेत्र से कम रहेगा। अब इसका तो तापमान बढ़ गया, अब यहाँ से तापमान इंक्रीज होगा और हवा यहाँ पे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और ऊपर उठेगी। जब ये हवा ऊपर उठेगी तो जो पॉल्यूशन डोम जहाँ पे था, प्रदूषण गुंबद जहाँ पे था, ये हवाएं वहां तक पहुंचती हैं। प्रदूषण गुंबद हम लोग देखे ही थे, लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई एवरेज हम मान सकते हैं। तो वहां तक ये हवाएं पहुंचती हैं और वहां से फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये डाइवर्जेंस हो रहा है। हवाएं दो भागों में डाइवर्जेंस कर रही हैं, एक इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है। और ये जब डाइवर्ज करेंगी तो फिर ये जाके जो आपका गांव वाला एरिया था वहां पे ये उतरेंगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे वही आपका प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, यहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर क्यों है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। इस एरिया में हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, इन दोनों एरियाज में लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है। तो इस हाई टेम्परेचर लो प्रेशर से हवा उठी, पॉल्यूशन डोम तक गई, पॉल्यूशन डोम तक जाने के बाद यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा सा डोम टाइप का स्ट्रक्चर, तो उससे ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो हवा यहाँ पे उठी, पॉल्यूशन डोम तक गई और पॉल्यूशन डोम तक जाने के बाद दो भागों में डाइवर्ज हो गई। एक इसका हिस्सा चला आया गांव वाले एरिया की ओर और यहाँ पे ये उतरी हाई प्रेशर बनाते हुए, और यही चीज यहाँ भी हुई। फिर जब ये हवा नीचे की ओर उतरेगी तो वही चीज है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट की, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर था, हवा हमेशा, जो हम ये पढ़ते हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, हम लोग ये क्यों कहते हैं कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। इसका रीजन ये है कि प्रकृति में ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि जो कहीं पे लो प्रेशर बना हुआ है उस लो प्रेशर को बैलेंस बनाने के लिए, उस लो प्रेशर को के साथ बैलेंस क्रिएट करने के लिए हम कह सकते हैं हवा जो है उस लो प्रेशर की ओर आती है, उसको भरने का प्रयास करती है। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है और इसी प्राकृतिक व्यवस्था के तहत हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। और ये इधर से आई, जब ये हवा यहाँ पे उतरेगी तो इसका फिर नीचे सरफेस पे एक हवा का फ्लो होगा जिसे हम कहते हैं ग्राम नगर पवन, क्योंकि ये गांव से नगरीय क्षेत्र की ओर चल रही है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो वही अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट कि जो हवा का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर का फ्लो होना, वही चीज यहाँ पे हो रही है कि इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर हवा चलने लगती है। तो इसी से पूरा एक आपका सेल बन जाता है। जैसे एक सेल ये है, हवा उठी, पॉल्यूशन डोम तक गई, फिर इधर आ गई और फिर ये यहीं पे उतरी ग्रामीण क्षेत्र में, और उतरने के बाद इसी से उत्पन्न हुई सरफेस विंड और वो सरफेस विंड फिर आ गई नगर तक। तो ये एक पूरा सेल बन गया। सेम यही प्रोसेस हुआ दूसरी तरफ भी यही चीज हुई और यहाँ भी एक सेल बन गया। इसे ही हम कहते हैं अर्बन विंड सेल, ठीक। अब जैसे इसके जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में जैसे हम लोगों ने देखा कंक्रीट स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे प्रोसेस के लिए। इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाहनों की संख्या बढ़ गई है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है। साथ ही साथ वाटर बॉडीज कम होती जा रही हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर बॉडीज जो हैं वहाँ भी बहुत सारी जगहों पे तो आप लोग अपने आसपास देखते ही होंगे कि कोई छोटा तालाब है तो वहाँ उस तालाब की, अगर वो तालाब थोड़ा सूख गया है या उसमें पानी कम है तो उस पे भी मिट्टी पाट के उसको भी लोग प्लॉटिंग के लिए बेच दे रहे हैं। ये हाल हो गया है आज के समय। ये चीज हो रही है, काफी जगहों पे हो रही है और निश्चित रूप से आपके आसपास भी हो रही होगी। और स्ट्रीट्स का ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे जो हमारे नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां पे ज्यादातर, ये हमको अपने इंडिया में काफी देखने को मिलेगा कि काफी संकरी स्ट्रीट्स होती हैं, गलियां होती हैं, काफी कंजेस्टेड सिटीज होते हैं आजकल। तो उस वजह से स्पेशली अगर हम इंडिया में देखें तो जैसे
वाराणसी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एक सिटी है, बहुत स्ट्रीट्स हैं, और इंडिया के बहुत सारे स्पेशली जो पुराने शहर हैं वहाँ पे कंजस्टेड स्ट्रीट्स काफ़ी मिलेंगी आपको। जो नए डेवलप हुए हैं, नए प्लान से बने, जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ हो गया, न्यू रायपुर हो गया, जो बिल्कुल नए तरीके से बनाए गए, वहां पे हो सकता है उतना ना मिले, लेकिन जो पुराने शहर हैं इंडिया के वहां पे स्ट्रीट्स काफी हैं। और इन स्ट्रीट्स से, इस संकीर्णता से, इस सघनता से क्या होता है, ये सघनता तापमान को बढ़ाती है। वहीं गांव में अगर आप देखें तो गांव में हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि किसी का घर भी है तो थोड़ा सा वहाँ का जो माहौल होता है, बड़े बड़े घर हैं और दूरी दूरी पे हैं, एक स्पेस वहाँ हमें काफी देखने को मिलता है। घर के बाहर भी लोगों के स्पेस होता है। तो ग्रामीण जीवन शैली तो खैर अलग ही होती है बिल्कुल नगरीय जीवन शैली से। तो ये जो फैक्टर्स हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का होना, इंडस्ट्रीज का होना, साधनों का, वाहनों का काफी ज्यादा होना, वाटर बॉडीज की निरंतर कमी का होना, जो वही मैंने बताया ही आपको कि कैसे क्या आज के समय में हो रहा है, वाटर बॉडीज खत्म होती जा रही हैं, लोग प्लॉटिंग करते जा रहे हैं ऐसे ऐसे एरियाज में। और सघनता, शहरों की जो सघनता है, ये चीजें ही जो हमारा अर्बन हीट आइलैंड है उसको बनाने का काम कर रही हैं। और जो पॉल्यूशन डोम है, पॉल्यूशन डोम, अर्बन हीट आइलैंड, ये सारी जो हमारी चीजें हैं, ये इन्हीं फैक्टर्स से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हैं या प्रभावित हैं। और इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको हालांकि हम लोग अलग कोई लेक्चर लेंगे उस पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। एक आपका अर्बन फ्लड है और एक है जो आप देख रहे होंगे, अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि अब शहरों का तापमान काफी बढ़ रहा है। शहरों का तापमान बढ़ने से एक चीज ये हो रही है कि हीट वेव्स चलने लग रही है। जैसे अभी कनाडा में, यूएस में इसकी घटनाएं काफी घटित हुई हैं, हीट वेव्स की, हीट वेव्स जनरेट हो रही हैं, नगरों का तापमान लगातार इंक्रीज हो रहा है और अर्बन फ्लड्स आ रही हैं। अर्बन फ्लड क्यों आती हैं? अर्बन फ्लड आने के पीछे रीजन यही है कि जैसे मान लीजिए हम निरंतर अगर इस सतह को कंक्रीट बना दें, हम पक्की सतह बना दें, तो पक्की सतह बनाने से क्या होगा, बारिश होगी और उसका जल नीचे जा ही नहीं पाएगा, तो वो वाटर लॉगिंग, जल भराव होता जाएगा। और अर्बन फ्लड के पीछे ये बहुत बड़ा एक रीजन है कि हमने कच्ची जमीन छोड़ी ही नहीं है। शहरों में हर जगह हम सेटलमेंट करते जा रहे हैं और हर जगह हम बस्तियां बसाते जा रहे हैं, और उसका रीजन ये है, सारी चीजों के पीछे जनसंख्या है। जनसंख्या अधिक है इसलिए हमें मजबूरी में ऐसे ऐसे स्थानों को भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स में बदलना पड़ रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि कोई रिवर की बेसिन का एरिया हो सकता है कोई फॉरेस्ट हो, उसको भी हमें इस तरीके से बनाना पड़ रहा है। तो ये तो खैर एक ह्यूमन का एक बहुत ही ह्यूमन फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन चीज़ों के पीछे। अभी जैसे मैं एक रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था मुंबई की, तो वहां पे ये बताया जा रहा था कि मुंबई का जो बहुत बड़ा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बीकेसी, वो मैंग्रोव जो वन होते हैं, मैंग्रोव वन का वहां पे बहुत बड़ा एरिया था, उसको पूरा काटा गया और वहां पे उतना बड़ा बनाया गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो बन गया, लोगों को रोजगार भी मिला, लोग जा भी रहे हैं, घूमते होंगे वहां पे, इंजॉयमेंट होता होगा लोगों का, लेकिन जो हमने मैंग्रोव वन काटे उसका काफी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो वन क्या करते थे, हमारी फ्लड से रक्षा करते थे। तो हम अपने फायदे के लिए इस तरह के काम तो कर रहे हैं और तुरंत तो हमको इसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन आने वाले समय में इसका काफी ज्यादा जो है इफेक्ट हर भारत के प्रमुख जो शहर है वहां देखने को मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे और हो रही है कि जो पॉल्यूशन डोम बन रहा है, पॉल्यूशन डोम बनने से एक घटना तो घटित हो ही रही है कि पॉल्यूशन तो इंक्रीज हुआ ही, साथ ही क्या हो रहा है, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। और जब यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, काउंटर रेडिएशन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से तो पार्थिव विकिरण जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे CO2 रहेगी तो CO2 उस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप कर लेगी और फिर से पृथ्वी की ओर
फिर से शहर की ओर वापस भेज देगी। इसी को हम कहते हैं काउंटर रेडिएशन, स्काई रेडिएशन, री रेडिएशन। ये सब टर्म्स हैं इसके लिए, ये सब हम इसके लिए यूज करते हैं। तो इस वजह से भी जो शहर है उसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया दोस्तों अर्बन हीट आइलैंड, पॉल्यूशन डोम, अर्बन विंड सेल और ग्राम नगर पवन। ये चार चीजें हम लोगों ने देख ली। अर्बन हीट आइलैंड, पॉल्यूशन डोम के पीछे के जो फैक्टर्स हैं ये हम लोगों ने समझ लिए। अल्बेडो को हम लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी समझा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है अर्बन अर्बन फ्लड आती है। अर्बन फ्लड के पीछे ये कंक्रीट स्ट्रक्चर क्या भूमिका निभाते हैं ये हम लोगों ने समझा। और साथ ही जो नगर का तापमान इंक्रीज होता जा रहा है पोल्यूशन डोम के कारण, CO2 के इंक्रीज होने के कारण, वो भी हम लोगों ने समझा कि कैसे स्काई रेडिएशन बढ़ रहा है और वो यहाँ पे तापमान को बढ़ा रहा है, हीट वेव्स को जनरेट कर रहा है। एक ये चीज हो गई। एक पॉइंट इसमें और इम्पोर्टेंट है कि जब यहाँ पे तापमान काफी बढ़ जाता है नगरीय क्षेत्रों में तो हवा ऊपर उठती है, और जब हवा ऊपर उठेगी तो कभी कभी यहाँ पे कन्वेक्शन रेनफॉल भी हो जाती है इन क्षेत्रों में, क्योंकि हवा ऊपर उठेगी, कंडेंसेशन होगा और रेनफॉल हो जाएगी। ऐसा यूरोप में काफी ज्यादा देखने को मिला है। और ये वर्षा इतनी ज्यादा हो जाती है कभी कभी कि ये एक तो वर्षा हो गई, दूसरा कंक्रीट स्ट्रक्चर है ही, तो ये दोनों चीजें मिलके फ्लड को और ज्यादा कह सकते हैं कि खतरनाक बना देती हैं। अब हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे समझ लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेल का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्लाइमेटोलॉजी में। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एटमॉस्फियर है हमारा पृथ्वी के चारों ओर, और ये हमारी एटमॉस्फियर में सेल्स हैं। हम लोग अलग टॉपिक में अलग लेक्चर में पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस एक हिंट दे दे रहा हूँ कि जैसे ये आपकी लो प्रेशर बेल्ट है, इस लो प्रेशर बेल्ट से हवा ऊपर उठी, फिर ये ट्रोपोपॉज की हाइट पे जाके नीचे उतरेगी इस हाई प्रेशर पे। लो प्रेशर एरिया विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। फिर ये हाई प्रेशर एरिया उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। फिर ये लो प्रेशर एरिया उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी है। और फिर ये हाई प्रेशर एरिया ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब से हवा उठी और ये यहाँ पे उतर गई, ट्रोपोपॉज की हाइट पे गई, फिर ये आगे जाके यहाँ पे उतर गई हाई प्रेशर पे। इस लो प्रेशर से हवा उठी और ये एक शाखा इसकी चली गई ध्रुवीय उच्च वायुदाब पे उतर गई, और एक इसकी शाखा उपोष्ण उच्च वायुदाब पे उतर गई। ठीक, यही सेम चीज हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में भी हो रही है, और इसी से आपका जो पूरा यहाँ पे पवनों का संचार है वो होता है। इस रीजन में ट्रेड विंड्स का फ्लो होता है, इस रीजन में वेस्टर्लीज का फ्लो होता है, और इस रीजन में पोलर विंड्स का फ्लो होता है। यही चीज हमें सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलती है। और बेल्ट्स हमारी दो तरह की हैं, थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट और डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट। थर्मल में जैसे जो हमारी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है, यहाँ का जो उच्च वायुदाब है और निम्न वायुदाब है वो ताप जनित है, तापमान के कारण है। ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान बहुत कम है, प्रेशर अधिक है, सीधे सीधे उसका संबंध टेम्परेचर से है। वहीं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब में क्या है, तापमान अधिक है, हवा ऊपर उठ रही है और प्रेशर कम हो जा रहा है। तो ये दोनों ही लो प्रेशर बेल्ट विषुवत रेखा वाली और हाई प्रेशर बेल्ट पोल वाली, ये दोनों तापमान से संबंधित है, इसीलिए इनको हम थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट कहते हैं, ताप जनित पेटियां कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी की और उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी की, मतलब 30-35 वाली पेटी और 60-65 वाली लो प्रेशर बेल्ट की पेटी, ये दोनों डायनामिकली इंड्यूस्ड है। डायनामिकली इंड्यूस्ड का मतलब इनका संबंध तापमान से नहीं है, इनका संबंध हवाओं से है। हवाओं से कैसे है, यहाँ पे तो लो प्रेशर क्यों है, जैसे यहाँ पे जो हाई प्रेशर बन रहा है 30-35 वाले एरिया पे, इस लो प्रेशर से हवा यहाँ पे उतर रही है और विषुवत रेखा वाले लो प्रेशर से यहाँ हवा उतर रही है। इस हवा के उतरने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है।
प्लस यहाँ का लो प्रेशर क्यों बन रहा है, यहाँ पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा फैल के ऊपर उठ जा रही है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स होती हैं उनमें हम लोगों ने देखा कि दो बेल्ट्स हमारी थर्मल बेल्ट्स हैं, दो बेल्ट्स हमारी डायनामिक बेल्ट्स हैं। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था और इसको बताने का बस रीजन ये था कि जो हमारा सेल का कॉन्सेप्ट है वो क्लाइमेटोलॉजी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हम लोग अलग एक सेल का चैप्टर करेंगे, वहां पे इन सभी सेल्स को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब हम लोग एक बार बस इस चैप्टर को फिनिश करने से पहले कुछ सॉल्यूशंस देख लेते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो ये अर्बन हीट आइलैंड, पॉल्यूशन डोम, अर्बन फ्लड, हीट वेव्स और इंक्रीज इन री रेडिएशन, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं संपूर्ण विश्व के लिए, और ये एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग से भी संबंधित चीज है। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, क्या सरकार को इसमें कदम उठाने चाहिए? तो इसके सॉल्यूशन में हम ये देख सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि रूरल डेवलपमेंट तो हो, जो कि हो भी रहा है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट थोड़ा अलग तरह का हो, ग्रामीण क्षेत्र को थोड़ा ग्रामीण रहने दिया जाए, उसको पूरी तरीके से नगरीय क्षेत्रों की तरह न बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की जो अपनी विशेषताएं हैं वो बची हुई रहें, ये चीज सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब अगर बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र को नगर जैसा बना देंगे तब तो कोई अंतर रहा ही नहीं जाएगा, वो चीज सही नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र अब धीरे धीरे कम ही रह गए हैं, सारी जगहें हाईटेक होती जा रही हैं। तो अभी भी जो भी ग्रामीण क्षेत्र बचे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे सुविधाएं ना हो, वहाँ पे सुविधाएं हों, लेकिन वहाँ पे आप अभी भी ग्रीन एरिया जो है उसको बचाए रखिए, जो वाटर बॉडीज हैं उसको प्रोटेक्ट करिए, और जितना भी हो सके उस वातावरण को नेचुरल ही रहने दीजिए, उसको आर्टिफिशियल ना बनाइए। इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, फॉलो ऑल रूल्स, इसको कहने का ये मतलब है, जैसे अभी हम लोग कभी पढ़ेंगे, पर्यावरण भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लियोपोल्ड मैट्रिक्स, और ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिसमें कि क्या होता है कि जैसे अगर हम मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हम एक पूरा खाका तैयार करते हैं कि हम जो इंडस्ट्री लगाएंगे वो कितना पॉल्यूशन करेगी, और अगर वो पॉल्यूशन करेगी तो हम कैसे उसको कम कर सकते हैं। हमें पूरा एक बायोडाटा देना पड़ता है कि हम ये इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये इतना पॉल्यूशन करेगी, और अगर हमें इजाज़त मिलती है तो ही हम लगाते हैं, हमको पूरा बताना पड़ता है इस चीज़ को। और इसमें ये होता है कि सरकार देखेगी अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो कम पॉल्यूशन कर रही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो ही वो आपको इजाज़त देगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये इजाज़त नहीं मिल पाएगी कि आप अपनी इंडस्ट्री लगाएं। और ऐसे बहुत सारे उसमें मेजरमेंट्स होते हैं जिससे कि ये पूरा प्रयास किया जाता है कि इंडस्ट्री तो लगेगी, ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, लेकिन जो पर्यावरण को हानि हो वो कम से कम हो, जो आसपास का सराउंडेड एरिया है वो कम से कम प्रभावित हो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, इंडस्ट्रीज लग जाती हैं। जैसे ये चीज आपने देखा ही होगा, और ये चीज हम सभी लोग निश्चित रूप से, हमको लगता है कि सभी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। प्रदूषण जांच केंद्र जो होते हैं आजकल गाड़ियों के, जहां पर भी गाड़ियों का आरटीओ ऑफिस होता है, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे आपको। जब आप गाड़ी के लिए अपना लाइसेंस बनवाने जाते हैं या गाड़ी का कोई कागज बनवाने जाते हैं, तो कभी कभी वहां पर भी जाना पड़ता है, लेकिन हमको नहीं लगता कि कोई भी बहुत ज्यादा ईमानदारी से वो काम करता होगा। ज्यादातर जगहों पे जो पॉल्यूशन का पेपर होता है वो ऐसे ही मिल जाता है, कोई भी जांच होती ही नहीं है गाड़ी की कि गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही है, कितना कर रही है। बस जांच केंद्र बने हुए हैं। तो जब तक हम वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो रूल्स हमारे लिए ही बने हैं, हमको ही वो रूल्स हमारे ही फ्यूचर को बेहतर बनाएंगे, लेकिन उसका कोई भी पालन नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब ये फ्यूचर में देखा जाएगा कि क्या काम इस पे हो पाता है। वैसे उम्मीद तो कम ही रहती है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इस तरह के जितने भी रूल्स हैं, कोई भी इन रूल्स का
जो है पालन नहीं करता है। इंक्रीज ग्रीन एरिया, ये काम हो रहा है क्योंकि इसके बारे में मैंने स्टडी की थी थोड़ा, तो ये पता चला कि जो सरकार है वो धीरे धीरे जो ग्रीन एरियाज हैं, जो ग्रीन कवर है, उसको इंक्रीज करने का प्रयास कर रही है। फॉरेस्टेशन हो रहा है, लेकिन उसकी भी जो स्पीड है वो काफ़ी कम है। ग्रीन एरिया को इंक्रीज करने से ज़्यादा स्पीड क्या है, सेटलमेंट को इंक्रीज करने की। तो अब यहाँ पे ये वही प्रॉब्लम हो गई, पॉपुलेशन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए सेटलमेंट बनाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हमको ग्रीन एरिया को तो डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। फोकस ऑन लैंड यूज़ पे हमको फोकस करना पड़ेगा। हम लैंड यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, और जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उसको भी हम नष्ट ना करें। इन चीज़ों का भी हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, लैंड यूज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो है न्यू आइडिया का। जैसे अभी रिसेंटली ये चीज़ न्यूज़ में आई थी और कई बार इस तरह की न्यूज़ आती रहती है, आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा कि वर्तमान समय में साइंटिस्ट लोग ऐसे पेंट्स डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कर भी चुके हैं, और ऐसा लेयर्स इनका आविष्कार हो रहा है, ऐसी परतों का आविष्कार हो रहा है कि जिससे अगर वो घर के बाहर लग जाएंगी तो वो परतें क्या करेंगी, वो परतें इसके अवशोषण को कम करेंगी, और अवशोषण कम होगा तो रिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा। अगर रिफ्लेक्शन इसका इंक्रीज होगा तो जो हीट आइलैंड बन रहा है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो यही वर्तमान समय में इसका सबसे प्रमुख उपाय है। बाकी उपाय तो ये सारे भी हैं और महत्वपूर्ण उपाय हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें पॉपुलेशन को सेटलमेंट देना है, अगर हमें बस्तियां बनानी है, तो ग्रीन एरिया तो डिस्ट्रॉय होगा, ये काम तो ज़रूर होगा। अब उसको हम कैसे उससे बच सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हम कम से कम ग्रीन एरिया को नुकसान पहुंचाएं, एक तो ये चीज़, और दूसरी ये चीज़, ये सारे जो आविष्कार हैं जब ये सफल हो जाए पूरी तरीके से, तो इस चीज पे हम ध्यान दें कि किस तरीके से जो एल्बिडो और एब्सॉर्प्शन में जो एक रिलेशन है उसको हम चेंज कर पाए। यहाँ पर हम यहाँ पे अवशोषण को घटा पाए और हम यहाँ पे प्रत्यावर्तन को इंक्रीज कर पाए। इस चीज पे हमको ध्यान देना होगा, जिसपे हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो निरंतर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल क्लाइमेटोलॉजी का ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखी, फैक्टर्स भी देखे, सॉल्यूशंस भी देखे, और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे हम लोग किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक में फिर मिलेंगे क्लाइमेटोलॉजी के। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।